नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को नवरात्रि की अष्टमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपके घर में दुर्गा माँ प्रवेश करें, सरस्वती जी आएँ, लक्ष्मी बहुत सारा धन और वैभव लेकर आएँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्योलॉजी चैनल से आदित्य सत्संगी भाई, बड़ी मज़ेदार हो रही है चीज़ें। वो चीज़ जिसके ऊपर पूरा का पूरा अमेरिका थ्राइव करता है, गर्व करता है, उसी पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। और ये जो पहले थप्पड़ मारकर माफ़ी माँगने वाला ये जो ड्रामा है, इसके पीछे की कहानी कुछ और ही निकल कर आ रही है। मैं बात कर रही हूँ इज़राइल और कतर की। ये दोनों की साठ-गांठ है या ट्रंप ने आदेश दिया है, जो भी है समझते हैं, बट पहले स्टार्ट करते हैं उनके लेटेस्ट टैरिफ के बारे में। इनका नाम टैरिफ मैन होना चाहिए एक्चुअली। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम। नमस्कार। आपको प्रणाम, आपके दर्शकों को प्रणाम। और आज अष्टमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। महागौरी का दिवस है, तो अभी मैं मंदिर से आया हूँ, तो आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अच्छा, आपने पूछा अभी टैरिफ के ऊपर, जो हमारे जैसे हमारे एमडीएच मसाला के मसाला किंग होते हैं, ये दुनिया के टैरिफ किंग हैं। है ना? कुछ लोग इनको दुग्गल सेठ भी बुलाते हैं, कुछ लोग देखिए, इनको एमडीएच मसाला तो सिर्फ़ भारतीय घरों में इस्तेमाल होता है, इन्होंने तो पूरी दुनिया को मसाला दे रखा है। नहीं, ये इनको थैंक्स देना चाहिए कि पूरी दुनिया के यूट्यूब चैनल चल रहे हैं इसकी उनकी वजह से। तो सबका मज़ा आ रहा है। पूरा का पूरा जो अमेरिकन यूट्यूब एनवायरनमेंट है, वो तो पूरी तरह सोशल मीडिया तो इस आउट पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट चल रहे हैं इनके ऊपर। तो ट्रम्प ने पूरी इकॉनमी तो बढ़ा ही दी है मीडिया की तरफ से। अच्छा, ज़रा टैरिफ की बात करते हैं, मूवीज़ पे टैरिफ। वो बोलते हैं कि हमारे कल्चर पे उल्टा इफ़ेक्ट पड़ता है फ्रॉम साउथ एशियन मूवीज़, ओके? तो ये जो एजेंडा है ट्रम्प का, ये बनाया जा रहा है व्हाइट हाउस में लॉरा लूमर करके जैसे कुछ लोग हैं और साथ में मुसलमानों के द्वारा। क्योंकि देखिए, बड़ा स्पेसिफिक एजेंडाज़ ट्रम्प डाल रहे हैं, जो क्लियरली दिखता है जिसके अंदर पाकिस्तानी हाथ है। चाहे पाकिस्तानी हाथ हो या पाकिस्तानी मुसलमान हो या इंडियन मुसलमान हो, इंडियन अमेरिकन काउंसिल्स हों, जो कि भारत को अपोज़ करते हैं या हिंदुओं को अपोज़ करते हैं। तो ये पूरा उस तरह का कैंपेन चल रहा है। और मूवीज़ पे के ऊपर 100% टैरिफ लगाना, फिर फर्नीचर पे 100% टैरिफ लगाना। सारा फर्नीचर अमेरिका में बनेगा, तो मतलब क्या होगा कि 2 लकड़ों को कील ठा के ठोक देंगे, बोलेंगे ब्यूटीफुल फर्नीचर। ये बनने वाला है, क्योंकि अमेरिका में तो वो एस्थेटिक सेंस ही नहीं है। तो कल को आप आएँगे अमेरिका में, सोफ़ा सेट मिलेंगे, 2 मोटे-मोटे लकड़े, उस पे बड़ी सी कील, बैठ जाओ, बस ये होगा। तो अपना जो ढाबे की चारपाई होती है ना, वो भी मोर ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लगने वाली है अमेरिका में। तो शायद तो इसलिए ये जो टैरिफ का जो पूरा वॉर है, इट हैज़ एंटर्ड अ टोटल रिडिकुलस स्टेज नाउ। मतलब इसमें सिर-पैर भी नहीं है और इट बिकम अ टोटल कॉमेडी आल्सो। तो फार्मास्यूटिकल्स तक तो तब भी सोफिस्टिकेटेड लग रहा था। इज़ ही टैक्सिंग द मूवीज़? मूवीज़ तो इनका तो अब वैसे भी यूएस में हॉलीवुड के अलावा कहीं और की मूवीज़ चलती कहाँ हैं? और डू दे हैव अ प्रेजेंस इन यूएस? नहीं, कंटेंट देखिए ना, हॉलीवुड का कंटेंट क्या होता है? मिकी माउस, मार्वल कॉमिक्स, जुरासिक पार्क। कोई कंटेंट का कुछ लेवल ही नहीं है ये हॉलीवुड का। और आई नो सिनेमेटोग्राफी इज़ वंडरफुल, प्रेजेंटेशन इज़ जबरदस्त, और जिनको भी व्हाइट स्किन की बीमारी है, सबको हॉलीवुड की मूवीज़ अच्छी लगती हैं। लेकिन एक बात तो है कि हॉलीवुड की मूवी में प्रेडिक्शंस बहुत होती हैं, जो काफ़ी एक्यूरेट जाती हैं पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि उनको मालूम होता है क्या करने वाले हैं ये लोग, नालायक लोग। जो भारत की मूवीज़ हैं, वो एक काफ़ी कल्चरल, सोशल फिनोमेना पे बनती हैं, तो उसका कोई संबंध ही नहीं है बैन करने का। उसके ऊपर टैरिफ लगाने का कोई संबंध ही नहीं बनता। देयर इज़ नो लॉजिक। बट एनीवे, दिस टू शैल पास। ये चल रहा है अमेरिका में नया मंत्र। ये भी हम बीत जाएगा, हम लोग सब उबर जाएँगे इसके बाद भी। तो ये चल रहा है अभी। तो एवरीबॉडी इज़ लुकिंग फॉर अ पोस्ट ट्रम्प वर्ल्ड राइट नाउ। लोग थक गए हैं। अब तो कमेंटेटर्स भी बोलते नहीं है। मैंने एक सोशल पे आया, मीडिया पे था, मैं देख रहा था, अमेरिकन सोशल मीडिया, तो वो बोलते हैं कि नाउ वी आर टायर्ड ऑफ इवन कमेंटिंग व्हाट हैपेंस एवरी डे, क्योंकि एक दिन में इतनी सारी 5-10 न्यूज़ आ जाती है कि दे कांट डू एनीथिंग। जैसे अभी ट्रू। अभी यूएस नेवी ने ट्रिपल हल शिप लॉन्च किया, ट्रिपल हल शिप, छोटा-सा, व्हिच कहाँ कैन पे? लॉन्च, यूएस में लॉन्च किया, ट्रिपल हल। तो किस लिए ट्रिपल हल, लॉन्च? नहीं वो तो इट्स अ न्यू टाइप ऑफ शिप फॉर अटैक एंड ऑल दोज़ थिंग्स। वो
इट्स फॉर मिसाइल अटैक्स एंड अदर थिंग्स। अभी लॉन्च किया है उन्होंने, आज ही लॉन्च किया है। प्लस द यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर अभी पहुंच गया है नियर नॉर्वे। तो ये सब चीजें भी चल रही हैं साथ में। और कल हमारी जो बिग ब्यूटीफुल मीटिंग है ऑफ 800 जनरल्स, वो कल होने वाली है। तो ओह यस, वी हैव टू कीप इट टैब कि भाई हाँ, वो तो इन्होंने ये इसको बुलाया, इनको सभी को बुलाया हुआ है। हाँ, कल होने वाली है। कल होने 30 वाली है। कल होने वाली है वर्जीनिया में, राइट। ये ट्रिपल हल शिप लॉन्च्ड, ये थोड़ा-सा एक्साइटिंग लग रहा है। थोड़ा और डिटेल्स बताइए ना इसके बारे में। नो, इट्स जस्ट ए, मतलब इसे मिसाइल लॉन्च, इसे इट्स ए फॉर मिसाइल लॉन्च। और मैन्यूवरेबिलिटी काफी फास्ट है। इट कैन लॉन्च मिसाइल्स, रॉकेट्स, इट कैन लॉन्च ड्रोन्स। तो इट्स ए न्यू एडवांस्ड शिप ऑफ यूएस नेवी व्हिच इज लॉन्च्ड। तो तो वो इसकी जो कैपेसिटीज़ और कैपेसिटीज़ हैं, वो किस कंट्री के लिए लगती हैं, डायरेक्टेड हैं? इट इज ए ग्लोब, मतलब ये मेन सीज पे जा सकता है, कैन गो इन डीप वाटर। शैलो शैलो प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, बट वो जाते हो शैलो प्रोटेक्शन के लिए यूज करेंगे, बिकॉज तो मतलब यूएस का कोस्ट गार्ड डिफेंस टाइप का है। वो वैसे ही है जैसे इंडियन नेवी का मराज मिसाइल बार्जेज है। इंडियन नेवी का भी सिमिलर डिजाइन कुछ चल रहा है, तो उस टाइप का ही है। बट इट लुक्स मोर एनीथिंग अमेरिकन में ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तो वो व्यूज में ज्यादा आता है, बट फंक्शंस आर द सेम। तो इट विल बी, इट्स वेरी एडवांस्ड, दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। सो इट्स जस्ट लाइक ज़ूमवॉल्ट, लेकिन ट्रिपल हल है। ज़ूमवॉल्ट इज डबल हल। जैसे मैं गया था माइकल मंसूर में। माइकल मंसूर इज अ शिप 10,001 उसका पेंडेंट है। तो नेवी डे पे 2-3 साल पहले मैं गया था। वेरी एडवांस शिप फ्रॉम इनसाइड। तो ये जो है इट इज उस डिस्ट्रॉयर नहीं है, इट इज अ स्मॉलर स्केल फॉर मिसाइल लॉन्चेस। तो इट कैन डिसअपियर फास्ट लॉन्च करके। नोबडी विल टू मेक आउट कहाँ से लॉन्च हुआ है। ऊपर से लगता है क्रूज शिप, लेकिन है ये सोशल मीडिया पे भी फैल गया है, तो हर जगह है ये तो। Very interesting. So, 100% tariff on all the movies which do not originate in United States. इस उनके इस कदम से बहुत बड़ा झटका लगा है बॉलीवुड को, बहुत बड़ा झटका लगा है टॉलीवुड को एंड बॉलीवुड को। आई आई थिंक हॉलीवुड को अगर कोई इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन कोई मैच करता है, कोई टक्कर देता है, तो वो है बॉलीवुड। नंबर ऑफ मूवीज के हिसाब से, मैं पैसे और क्वालिटी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नहीं, जितनी मूवीज क्वालिटीज में भी बॉलीवुड हैज कम मच अप नाउ। they have come, but still we need to little catch up। 19-20 का अंतर अभी भी है ऐसा, थोड़ा सा उनके और क्या उनके अगला क्या होता है, बस कैमराज अच्छे होते हैं, प्लेसमेंट अच्छा होता है, कुछ स्टोरी तो कुछ होती नहीं ना। स्टोरी तो कुछ होती नहीं है। या अभी जैसे बॉलीवुड का कोई एक्टर बोलता है, ओ माय रोल मॉडल इज टॉम हैंक्स, तो मैंने कहा गधे आदमी। देयर आर दे मतलब रोल मॉडल आपका, आपकी नाटक में क्या रोल मॉडल होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। आप ड्रामा ही कर रहे हो ना, उसमें क्या रोल मॉडल होगा? तो एग्जैक्टली, अंडरस्टैंड, थोड़ा बट एनीवेज उन्होंने यूएस को तो बचा वैसे ही रहा है ना अपनी हॉलीवुड की मूवी से कि पूरी अब क्या बोलते हैं, पृथ्वी पे अटैक होता है और यूएस ही बचाने जाता है, यूएस ही बचाता है पूरी पृथ्वी को, पूरी ह्यूमैनिटी को। मतलब लुक एट द डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज दे हैव, एलियंस का अटैक, डिजीज का अटैक, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस खैर एक बहुत अच्छी मूवी थी, दैट्स अ एक्सेप्शन, आई वुड पुट इट ऑन द साइड। देन there was one where there's a some kind of attack, epidemic हो जाता है, and then there's बहुत सारी मूवीज हैं जिसमें वो दुनिया को बचा रहे होते हैं सर। अब वो दुनिया को बचाना जारी रहेगा, इन शॉर्ट। अब प्यार मोहब्बत की बॉलीवुड की बातें नहीं होंगी अब। देखिए क्यों बंद कर रहे हैं, उसका मेन रीजन है ये हम्म, क्रिश्चियन ग्रुप्स बंद करा रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड के थ्रू हिंदू कल्चर प्रमोट होता है, सनातन धर्म प्रमोट होता है। तो प्रोटेस्टेंट चर्च वो एंड मुस्लिम्स कंबाइंड इसको अपोज कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान लोग जो है रिपब्लिकन पार्टी में पूरा भर गए। हिंदू लोग वहां से भी साइड लाइन हो गए हैं, क्योंकि उनके लिए हिंदू लोग काफी ऑड लगते हैं उनको, क्योंकि हम लोग बड़ा चुपचाप बैठे रहते हैं, बात ज्यादा नहीं करते हैं, वी ऑब्जर्व। तो एक्चुअली क्या है कि क्या होता है ना, हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी को होती है। अब आप लोग सब अब लोहे वाले लोग हो, कुमार हो, अच्छे लोग प्रोफेशन होते हैं, तो आप कहाँ से पहचानोगे हीरे को? स्ट्रेटेजी में तो इंडियन से कोई जवाब ही नहीं। मतलब स्ट्रेटेजी में, रिसर्च में, पॉलिटिक्स में, एथिक्स में तो नहीं चाहिए सब लोग, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम तो चाहते ही है कि आप
पूरा सहायता ले। अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट इलेक्शन पूरा पैलेस्टाइन इश्यू पे होगा, पूरा का पूरा। हाँ, नहीं मैं उधर ही आने वाली थी, बट मुझे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वाज इट ओनली टू द थिएटर्स और इज इट आल्सो ऑन इंटरनेट? क्योंकि नेटफ्लिक्स आई एम श्योर थिएटर्स, यूज करता है थिएटर्स। थिएटर। हाँ, तो थिएटर्स में देखने कौन जाता है आजकल? सब कुछ नेटफ्लिक्स पे मिल जाता है, लोगों ने घरों में होम थिएटर्स तैयार किए हुए हैं। हाफ थिएटर्स। थिएटर्स पे तो फिर दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, बट इफ यू लुक एट द इंटरनेट मूवीज तो जमावट है लोगों को, कुछ नहीं, आप उसको कैसे रोकोगे? और ठीक है। ये कुछ कुछ लॉबीज ने किया है न्यूयॉर्क में, कुछ लॉबीज ने किया है, सबने नहीं किया है। इट्स वेरी लोकल टू न्यूयॉर्क। ऐसा नहीं कि पूरे देश में लग जाएगा, बट टैरिफ जब इसने अनाउंस किया है तो इट्स गोइंग टू अफेक्ट ओनली वन कम्युनिटी विच इज हिंदूज, नोबडी एल्स। सही है। आते हैं सर हमारे दूसरे आदि भाई, आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, दैट इज द पैलेस्टीन इशू। बड़ा मजेदार हुआ, पूरी मीडिया में ये छाया हुआ है कि नेतन्याहू ने कतर फोन किया और माफी मांगी, एंड इट इज बीइंग सेड कि नेतन्याहू इज गोइंग टू अबाइड बाय द ट्रम्प्स गाजा प्लान। नाउ दैट गाजा प्लान आई थिंक 52 पेजेस का कुछ है, जिसके अभी डिटेल्स बाहर नहीं आए हैं, बट आई थिंक बाय आपका नेक्स्ट 24 आवर्स में उसके डिटेल्स बाहर आएंगे। हो क्या रहा है नेतन्याहू और माफी? मुझे हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। प्लीज आप बताएं कि ये पीछे से ड्रामा क्या चल रहा है? देखिए क्या है कि ट्रम्प ट्रम्प ने पाकिस्तान, कतर, पाकिस्तान भी इंक्लूड किया है इसमें बाय द वे, है ना, क्योंकि पाकिस्तान मजदूर देने वाला है ना अपनी पाकिस्तानी आर्मी। मजदूर तो पाकिस्तान के जाएंगे। मतलब पाकिस्तान ने अपनी किस्मत में लिखा हुआ है, मैं जहां भी जाऊंगा पिट के आऊंगा। तो हर जगह पिट ही रहा है वो। तो यहाँ पे तो पाकिस्तानी सोल्जर्स, तो सऊदी अपने सोल्जर्स यूज करेगा नहीं यमन के विरुद्ध, और यमन में हूथी से पाकिस्तानी सोल्जर्स लड़ने जाएंगे। तो पाकिस्तान हैज बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस अरब। अब आप समझे क्यों सऊदी का पैक्ट हुआ, क्यों हुआ, आप समझे आप? तो ये सब लोग गाजा का प्लान को आगे बढ़ाएंगे, पीस इन गाजा। ओके। तो नेतन्याहू को बोला गया कि ये सारे लोग, अब अब्राहमिक अकॉर्ड्स की बात हो रही है। अब्राहमिक अकॉर्ड में पाकिस्तान कहाँ से आ गया किसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अरबी लोग पाकिस्तान को मानते ही नहीं, मुसलमान है वो तो काफिर बुलाते हैं, कन्वर्टेड लोग हैं, काफिर लोग हैं, है ना। तो शुरू से पाकिस्तान की औकात यही रही है कि वो नौकर है अरबी देशों का। तो एग्जैक्टली उसी हैसियत से उसको बुलाया गया है। और बांग्लादेश भी उसमें शामिल है, तो इस्लामिक देश जो है शामिल है, इनको किया गया है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ने अभी ब्लैकआउट डिक्लेयर किया है फॉर लास्ट 3 आवर्स 4 आवर्स। शायद आज पूरी रात वहां पे ब्लैकआउट ही रहेगा। नो फोन सर्विस, नो इंटरनेट, नथिंग वर्किंग इन अफगानिस्तान, क्योंकि दे आर स्केर्ड कि अमेरिकन उनको टारगेट कर सकते हैं थ्रू पाकिस्तान। तो इसलिए तो ये सब देश मिलके दे आर क्रिएटिंग ए कोलिशन अगेंस्ट ईरान। एक्चुअली टारगेट इज So, ईरान। so US is there, Pakistan is there, Israel is there, and Qatar is also there with them, क्योंकि अब तो माफीनामा हो गया, तो अब ये मिलके ईरान को घेरने की तैयारी करें। पाकिस्तान इसमें फुट सोल्जर्स का काम करेंगे, जैसा कि अभी आपकी बातों से समझ में आया, राइट? So the war will be fought by the Pakistanis against the Iranians. ये बोला तो यमन जा रहा है, ये लेकिन बोला यमन जा रहा है, बट पाकिस्तानी को पिटने का इतना इतिहास हो गया तो उनको मालूम है क्या एयर डिफेंस यूज हो सकता है बाय ईरान। और ईरान का एयर डिफेंस इज द वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड आफ्टर इंडिया। तो पाकिस्तानियों को उसके लिए यूज किया जाएगा, जैसे उन्होंने हेल्प किया था इसराइल को उधर अटैक करने के लिए, सेम वे। और ईरान का, और मतलब ये जो वेस्ट एशिया है अपने आप को रिलीजन ऑफ पीस बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पे पीस इतिहास में कभी देखी नहीं गई है। आई हैव नॉट सीन अ पीस अ सिंगल टाइम एवर। बचपन से सुन रहा हूँ पैलेस्टाइन। अभी तो अमेरिका की सड़कों में पैलेस्टाइन बचा है, रियल में तो पैलेस्टाइन बचा नहीं है। तो इजराइल ने प्रॉमिस किया है कि वो वेस्ट बैंक को रेड नहीं करेगा। आपको याद होगा 10 साल पहले भी उसने प्रॉमिस किया था, 20 साल पहले भी प्रॉमिस किया था, 30 साल पहले भी प्रॉमिस किया था। एक अटैक हो गया गाजा से या कहीं से भी, तो उन्होंने वार्निंग दिया है हमास को कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने हमास को वार्निंग दिया है, यू रिटर्न द हॉस्टेजेस, you accept our plan, and then we will have permanent peace, you disarm yourself। अब हमास को मानने वाला है इसको? नहीं मानने वाला। अगर दुनिया को इतिहास मालूम हो तो पाकिस्तानियों ने पैलेस्टीनियंस पर आक्रमण किया था अंडर जिया उल हक, और बहुत सारे पैलेस्टीनियन मारे थे। ये पाकिस्तान की करतूतें पुरानी।
लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आज हुआ कि मेयर ऑफ हाइफा हैज डिक्लेयर्ड ब्रिटिश हैड नो रोल टू लिबरेट हाइफा, इंडियन सोल्जर्स हैड द रोल टू डिक्लेयर हाइफा। आज ही किया। So now in the history books they made a change that the Indian soldiers were responsible for Haifa's independence from Turkey. इससे आग लगेगी टर्की को, क्योंकि जिसने सबसे ज्यादा टर्की को ठोका इतिहास में आज तक वो है भारतीय सोल्जर्स, सबसे ज्यादा ठोका है। आपको थोड़ा आइडिया दे दूं, 15 दिन में पूरा तुर्की कॉन्कर्ड बाय द इंडियन सोल्जर्स, बाय 90,000 इंडियन सोल्जर्स, 90,000, एंड द कैजुअलिटीज वर वेरी लेस। इनफैक्ट जो टर्किश लोग बहुत उछलते रहते हैं ना, हम ये है, हम तो बहुत सुंदर दिखते हैं, खाक सुंदर दिखते हो, मोटी मोटी नाकें, क्या सुंदर दिखते हैं। बट वो जो ऐसा बोलते हैं, वो मतलब उनके वर्ड्स है, क्योंकि वी आर वेरी गुड लुकिंग पीपल इंडियन। उनको इतिहास याद होना चाहिए, 17 दिन में सरेंडर किया था आपके उस्मान एम्पायर ने। वो तो हमारे भारतीय गवर्नमेंट से यूज नहीं किया भारतीय सोल्जर्स को, ये तो मार मार के हलवा निकाल दे, इनका फलूदा निकाल दे। तो तो ये पाकिस्तानी को पूछना चाहिए टर्किश को कितना मारते हैं सर ये भारतीय सोल्जर्स, तो बताएंगे वो लिस्ट से, सर बहुत मारते हैं, हमने बहुत युद्ध किया है, बहुत पिटाई हुई है। और चाइनीज को पूछना चाहिए व्हाट इंडियन सोल्जर्स हैव डन टू देम, इतिहास बताए वो, तो चाइनीज विल टेल यू कि किस तरह भारतीय सोल्जर्स लड़ते हैं। सो दिस वाज ए बिग बिग डे फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एक्चुअली। और शायद आत्मनिर्भरता भारत का ये सबसे बड़ा है कि पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की विजिट्स की वजह से नाउ हाइफा इज गोइंग टू टेल द ऑफिशियल स्टोरी। मैं चाहता हूं कि उसको कॉपी करके फ्रांस भी बोले असली स्टोरी। बहुत फ्रेंच बात करते हो ना, रफेल ये वो, पफेल वो ये वो, अगर देश ही नहीं होता तो क्या बनाते, जर्मन बोल रहे होते इस समय, अगर भारतीय सोल्जर नहीं होते तो, है ना। तो भारतीय सोल्जर्स ने फ्रांस को भी बचाया है 1914 में, 1945 में। बाकी जितने लोग बोलते हैं ना अमेरिकन सोल्जर्स केम टू रेस्क्यू, अरे भाई उसको अच्छी मूवीज बनाई है और कुछ नहीं, नॉर्मैंडी बीच लैंडिंग। लेकिन जीता किसने, फ्रांस को बचाया किसने, नॉर्थ अफ्रीका में किसने कैंपेन किया, भारतीय सोल्जर्स ने किया। एशिया में, ईस्ट एशिया में किसने कैंपेन किया। तो वर्ल्ड वॉर, यूरोपियन वॉर 2 और यूरोपियन वॉर 1 का मेन विनर तो भारतीय सोल्जर है, भारत है। तो आई थिंक इंडियन, अब हम लोग को भी अपने नया हिस्ट्री लिखना पड़ेगा, और राहुल गांधी को स्पेशल क्लासेस देनी पड़ेंगी कि कोलंबिया से वापस आ जाओ थोड़ा इतिहास पढ़ने के लिए। ये 4 देशों के ट्रिप पे गए हुए हैं, करने क्या गए हुए हैं? अच्छा, but by the way, just coming back because we got deviated towards the Haifa वाला साइड। इज़राइल ने ये जो माफ़ी माँगी है, वो कहा जा रहा है इट्स अ स्क्रिप्टेड स्टोरी। खुद कतर ने लोकेशन दी थी उन हमास लोगों की जिन पे अटैक किया था इज़राइल ने। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी कि पहले थप्पड़ मार के फिर माफ़ी माँगना, वो सब जस्ट फॉर द पब्लिक एंड पब्लिक कंजम्पशन, मसाले की तरह। एंड ये जो ट्रम्प वाला स्टोरी है, अब ये गाज़ा को बनाएँगे लास वेगास बेसिकली। दैट इज़ व्हाट द प्लान इज़, वेयर कतर विल हैव सम स्टेक, Israel will have stake, and Trump obviously will have a stake. So this looks like a very logical because Netanyahu और सॉरी बोलेंगे, प्लीज give me a break, give me a break। जी, देखिए ये पूरा पूरा फिक्स मैच था शुरू से, मैच ड्रामा था था ये, स्टार्ट, फिक्स मैच था ड्रामा। शुरू से कि कतर के एयर बैटरीज भी शांत पड़ी हैं, सब शांत हैं। फिर उसके बाद अटैक होता है और अमेरिकन प्लेन्स फ्रॉम कतर बेस, सेम बेस, उसके बाजू वाले, मतलब 2 प्लेन साथ में खड़े, एक उड़ा, चलो ये इजरायली को, एक ही बेस से प्लेन उड़ते हैं, रिफ्यूलिंग करते हैं, बोलते हैं मैं सर यहाँ पे ठोक दीजिए, बताते हैं, तो उन्होंने ठोक दिया। फिर बाद में कैरोलिन लिविट बोलती है अमेरिका है, इजराइल है स्ट्रक, अमेरिका अपोजेस इट, ऐसा बोलती है। तो बट इट्स अ फिक्स मैच, प्लान तो कुछ और ही है। प्लान है ईरान को टेक केयर करने का। इसका मतलब ट्रम्प ने पहली बार बोला था, झूठ बोला था कि उसके न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय हो गए। अब ईरान के पास शायद एक्चुअली में न्यूक्लियर वेपन है इस समय, तो अब सिचुएशन जो है विल बी डिफरेंट। इसीलिए मेरे को लगता है शायद इसीलिए पूरी फोर्सेस बुलाई गई थी, दैट अगर ईरान पे अटैक करना है दिस माइट बी न्यूक्लियर, तो बी रेडी। तो ये अब धीरे धीरे खुल रहा है, और ट्रम्प नर्वस दिखते जा रहे हैं, शायद हार्ट अटैक ना हो जाए, डेली नर्वस दिख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, क्योंकि सिचुएशन उनके हाथ से बाहर चली गई। सिचुएशन एंड ही इज गिवन सो मच ऑफ रिएक्शन ना, कई बार क्या होता है, जैसे एक
ढीठ बच्चा होता है, इट्स अ वेरी नाइव कंपैरिजन, आई वुड पुट इट दैट वे। ढीठ बच्चा होता है तो पहली बार ड्रामा करता है तो पूरी दुनिया टेंशन करती है, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी छठी बार मतलब पक, हटाओ बुड़बक को, मतलब दैट काइंड ऑफ। नाउ ही इज लाइक वी नो वी आर गॉट सो यूज्ड टू इट, नाउ दे आर बेटर टॉपिक्स, मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कमिंग अप, सो हाउ मच अटेंशन डू यू वांट, यू आर यू एन अटेंशन सीकर? अगर आपको इतना ही सब कुछ करना है तो बैठो 15 दिन के अंदर, ड्रॉ आउट व्हाट ऑल यू वांट टू डू। रोज सुबह आके एक नया शगुफा छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। इफ यू आर रियली so much, you're, you know, you so much into making so many changes, sit together 15 days, 1 month, draw out an entire plan and just release it। आप नहीं कर रहे हो, आप मीडिया की पूरी अटेंशन ले रहे हो बेसिकली। Probably you're doing something behind, much more sinister, much more bigger games, which you want to hide by doing this showcase every day। Isn't it? कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। I wouldn't be surprised if they're planning something like that because sir, हर रोज उठ के एक नया शगुफा छोड़ता है बंदा। I mean, we have bigger things to deal with। और ये भारत को परेशान कर रहा है, सबसे ज्यादा परेशान किसी को कर रहा है तो ये भारत को कर रहा है। You क्योंकि should ऑलवेज भारत वाज द टारगेट, नेवर चाइना। ये पूरा फेक नैरेटिव है, चाइना के ऊपर टारगेट। चाइना इज नॉट द नंबर वन एनिमी ऑफ यूएसए। नंबर वन एनिमी ऑफ द यूएसए इज इंडिया। रशिया इज नॉट द नंबर वन एनिमी ऑफ यूएसए बिकॉज रशिया के साथ तो ट्रेड डील करता है, यूरेनियम खरीदता है। इंडिया इज द ओनली कंट्री व्हिच इज द नंबर वन एनिमी। एग्जैक्टली, एंड दे वांट टू कैप्चर अस। दे वो दोबारा जो कॉलोनियलिज्म वाला स्टेट था ना, से ये वापस वहीं ले जाना चाहते हैं। नहीं, वो आपको तो याद कभी आएगा नहीं, वो तो कभी आएगा नहीं कभी भी। बट दे आर ट्राइंग ना, दे आर ट्राइंग। आएगा नहीं वो अलग बात है। आपको याद है कि नील की खेती होती थी, जिस जमीन में नील की खेती हो जाती थी वहां पे कोई और दूसरी चीज उगती नहीं थी, जमीन बंजर हो जाती थी। भारतीय किसानों ने मना कर दिया था उस समय पे कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। इन्होंने जबरदस्ती नील की खेतियां करवाई हैं, पूरा का पूरा हमारा टेक्सटाइल खत्म करके। वो दैट इज हाउ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस ना यूके में। तब इन्होंने वहां से कपड़े भेजने शुरू किए कि हमारे बने हुए कपड़े आएंगे, और वो सूट बूट और कोट पैंट चालू हो गया। अदरवाइज तो भारत का परिधान ही पूरा अलग था। एनीवेज बहुत सारी चीजें हैं। थैंक यू सो एक्चुअली मच। एक्चुअली जी मैं एक बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। इस बार मेरा रिक्वेस्ट होगा भारतीय मीडिया से, अगर ट्रम्प भारत में आए तो प्लीज उनको इतना सिर पे मत चढ़ा देना कि ट्रम्प 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 ट्रम्प। क्योंकि जब भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका में आता है, कोई एक न्यूज भी नहीं आती दुनिया में कि भारतीय प्रधानमंत्री है अमेरिका में। तो थोड़ा रेसिप्रोकेशन ऑन इक्वल लेवल किया जाए, क्योंकि भारतीय मीडिया भी बहुत कॉलोनाइज्ड है ना? तो जी अदर देन अर्नब गोस्वामी, ही इज द ओनली ऑनेस्ट ऑन दैट। जी, थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। हाँ, पर एक लाइन में भूल गई थी बीच में। ये जो बॉलीवुड वाले बड़ा अमेरिकन 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 ड्रीम बेच रहे थे ना, अब बैठ गया, अब लग गई आपकी लंका। तो एंजॉय द गेम क्योंकि आप यूएस में आपकी मूवीज एटलीस्ट थिएटर्स में जहां से आप नहीं पैसा कमाते हैं वहां से नहीं निकलेगी। नेटफ्लिक्स और बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म से यू कैन ऑलवेज मैनेज, यू कैन ऑलवेज सेल ऑफ योरसेल्फ। लाइक सब्सक्राइब सत्तोलॉजी चैनल, आदि भाई का चैनल है, प्लीज उसे भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरा डेडिकेशन, कमिटमेंट पसंद आता है और आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे साथ खड़े होना चाहते हैं, तो आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव।